नमस्ते, आई एम अभिषेक। आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू लास्ट माइल एजुकेशन। आज है संडे और हर संडे को हम लोग एक स्पेशल शो के साथ आते हैं जिसका नाम है किताब एक्सप्रेस। इस बार किताब एक्सप्रेस पे हमारे पास एक नया किताब है जिसका नाम है नेहरू एंड बोस पैरेलल इन लाइफ। दोनों का जीवन पैरेलल दिखाने की कोशिश की गई है, नेहरू की भी और बोस की भी। दोनों बहुत बड़े लीडर हुए हैं हमारे देश के। एक बहुत सालों तक प्रधानमंत्री थे और बोस के सेक्रीफाइसेस आप काउंट करते करते थक जाओगे, आप काउंट नहीं कर पाओगे। तो दोनों को हम आउट ऑफ लव बोलेंगे, नेहरू और बोस। इस बुक में भी नेहरू और बोस कर लिखा गया है और दोनों बहुत बड़े लीडर हुए हैं हमारे देश के। तो अगर थोड़ी बहुत हम मिस्टेक कर लिए तो उसके लिए आई एम सो सॉरी। हम अभी बहुत नए हैं इंडियन स्ट्रगल को डिफाइन करने में, एक्सप्लेन करने में, और हम कोशिश करेंगे जहां तक इस बुक को समझ पाए आपको बताने की। अगर इनजस्टिस होगा तो आप कमेंट सेक्शन में लिखना कहीं भी। देखो, दोनों बहुत सारे पॉइंट्स पे अलग थे एक दूसरे के विचार में, लेकिन बहुत सारे पॉइंट्स पर एक दूसरे के साथ भी थे। और जिस पॉइंट पे साथ थे उस पर भी हम लोग बहुत डीपली बात करेंगे। दोनों सोशलिस्ट लीडर थे और दोनों पीजेंट्स को सपोर्ट करते थे, वर्कर को सपोर्ट करते थे, यूथ की बात करते थे और इंडिया को फ्री कराने की बात करते थे। इतने सारे पॉइंट्स में तो कॉमन थे। दोनों महात्मा गांधी जी को रेस्पेक्ट करते थे और दोनों उन्हीं के डिसिपल्स थे। तो इतने सारे कॉमन पॉइंट्स है डिस्कस करने के लिए। दोनों के पिता जो होते हैं, दोनों लोगों के पिता लॉयर होते हैं, वकील होते हैं। और नेहरू जो है वो 8 साल बड़े रहते हैं सुभाष चंद्र बोस से। नेहरू का जन्म 14 नवंबर 1879 को हुआ था और इनका बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को हुआ था। 1897 में हुआ था इनका जन्म। बोस जो थे वो 9 भाई बहनों में से एक थे और जो ये नेहरू हैं 3 भाई बहनों में से एक थे। 2 बहन थी इनकी और एक ये भाई है, ठीक है। और जो नेहरू है इनका बचपन आपको पता ही है इलाहाबाद में बीता है। इलाहाबाद की गलियों में बहुत रईस फैमिली से थे। और जो हमारे बोस हैं ये भी कटक में अपना चाइल्डहुड स्पेंड किए हैं जो कि उड़ीसा में है। उसके बाद बंगाल में भी थोड़ा बहुत स्पेंड किए हैं। दोनों के पिताजी और दोनों के घर में इंग्लिश वेरी कॉमन लैंग्वेज था, बिकॉज दोनों के पिताजी लॉयर थे, एजुकेटेड थे। और जो नेहरू है इनका जो प्राइमरी एजुकेशन था वो घर ही से हुआ था। 15 साल तक ये घर पे ही पढ़ते हैं। इसके बाद ये बहुत सारे लैंग्वेजेस का ज्ञान लेते हैं, जैसे कि संस्कृत हो गया, इंग्लिश हो गया और डिफरेंट लैंग्वेज, हिंदी भी। और जो हमारे बोस होते हैं वो 5 साल की उम्र से स्कूल जाना स्टार्ट कर देते हैं। ये 15 साल तक घर पे एजुकेशन लेते हैं नेहरू, लेकिन बोस 5 साल की उम्र से स्कूल जाते हैं। और बोस की एक अनोखा बात ये होता है कि जिस स्कूल में उनका दाखिला होता है वो एंग्लो इंडियन स्कूल होता है, वो फॉरेन स्कूल्स होता है। तो वहां पे इंडियन लैंग्वेजेस कोई पढ़ाया ही नहीं जाता है। तो 12 साल की उम्र में पहली बार बोस बंगाली सीखते हैं। बंगाल से रहते हैं, बंगाली फैमिली से जन्म लेते रहे हैं ये। तो 12 साल की उम्र में पहली बार ये इंडियन लैंग्वेजेस सीखते हैं। इसके साथ साथ 15 साल का जब इनका उम्र होता है तो ये विवेकानंद को पढ़ते हैं, जानते हैं, समझते हैं। इसके साथ साथ ये बहुत ही हेल्पिंग नेचर के होते हैं बोस। कोई भी भिखारी को, साधु को, फकीर को बहुत ज्यादा हेल्प करते थे। अगर ये चादर ओढ़कर घर से निकल रहे हैं और किसी गरीब इंसान को देख लेंगे बिना चादर के ठंडी के मौसम में तो अपना चादर उसको दे देते थे। इस नेचर की, इस सेक्रीफाइस के थे हमारे बोस। और जो नेहरू थे ये इलीट पॉलिटिकल बैकग्राउंड के थे। ये कैम्ब्रिज में चले गए पढ़ने के लिए। उसके बाद तो एक इंटेलेक्चुअल डोमेन इनके अंदर ज्यादा रहता था। ये जब कैम्ब्रिज में थे, कैम्ब्रिज में पढ़ रहे थे तो उस समय पे लाल बाल पाल के बारे में सुन रहे थे, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। उसके बाद स्वदेशी मूवमेंट क्या है इसके बारे में जान रहे थे, समझ रहे थे, लिटरेचर पढ़ रहे थे, पोएम्स पढ़ रहे थे। और इनका जो टच था ना वो एक आज इंडिया और भारत हो गया ना तो वैसा ही था। हमारे बोस जो है भारत से बिलोंग कर रहे हैं और जो नेहरू है वो इंडिया से बिलोंग कर रहे हैं, मतलब एलिट फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं। हमारे बोस भी पढ़ने में कमजोर नहीं थे, पढ़ने में बहुत ही ज्यादा अच्छे थे। और बोस में एक और खूबी थी कि वो अगल बगल के गांव में जाकर बच्चों को पढ़ाया भी करते थे। 1 2 4 5 गांव में दोस्तों के साथ जाते थे और बच्चों को एजुकेशन देते थे, पढ़ाते थे। 10th में सुभाष चंद्र बोस सेकंड आते हैं अपने यूनिवर्सिटी में। ग्रेजुएशन में भी सेकंड आते हैं, पूरे यूनिवर्सिटी में सेकंड स्थान आते हैं। 2 बार अपने यूनिवर्सिटी में सेकंड आते हैं। इसके साथ साथ अरविंदो घोष को सुनते हैं, ये गांधी जी के बारे में सुनते हैं। उस समय गांधी जी साउथ अफ्रीका में मूवमेंट कर रहे होते हैं तो उनके बारे में CR दास से सुनते हैं भाषण वगैरह में।
इसके साथ साथ कॉलेज वगैरह में स्ट्राइक करते हैं, अरविंदो घोष के बारे में सुनते हैं और अपने ये कॉलेज से सस्पेंड भी होते हैं स्ट्राइक्स वगैरह करने के लिए। फिर इनके पिताजी बोलते हैं कि तुम जाओ, अब बीए कर लिए, ग्रेजुएशन कर लिए, अब फिलोसफी से ये ग्रेजुएशन किए थे सुभाष चंद्र बोस। तो बोला गया इनको कि जाओ अब तुम आईसीएस का एग्जाम क्रैक कर करो। आईसीएस उस समय का आईएएस होता था, इंडियन सिविल सर्विसेज उसका नाम था आईसीएस का। तो ये जाते हैं इंग्लैंड, और उस समय पे इंग्लैंड तो रहते ही है नेहरू उस समय पर ही, जब ये जाते हैं तो उस समय वो इंग्लैंड में अपना एजुकेशन ले रहे होते हैं। तो इंग्लैंड जाकर और वहां पर 7 महीने के अंदर आईएएस का एग्जाम क्रैक करते हैं, उस समय का आईएएस का एग्जाम क्रैक करते हैं और क्रैक कर और 4th रैंक पर आते हैं पूरा ऑल ओवर इंडिया में, जो भी रैंकिंग सिस्टम था उस समय। और आते हैं 4 रैंक पे लेकर और घर आते हैं और पिताजी को अपना ज्वाइनिंग लेटर देते हैं और बोलते हैं कि मैं ज्वाइन नहीं कर रहा हूं, क्योंकि इसका रीजन वो देते हैं। बोलते हैं कि एक चपरासी से लेकर और जो गवर्नर है हमारे देश का, वाइसराय है हमारे देश का, सब इंडिया को खोखला करने में लगे हैं और मैं इंडिया को आजाद कराना चाहता हूं। यहीं से इनका कंसेप्ट धीरे धीरे आजादी की तरफ आता है और बढ़ता है। इसके साथ साथ ये रविन्द्रनाथ टैगोर को जानते हैं, सुनते हैं, और ये 16 जनवरी 1921 को आते हैं बॉम्बे, और जब बॉम्बे आते हैं तो डायरेक्ट जाते हैं महात्मा गांधी से मिलने के लिए। 16 जुलाई 1921 को ये महात्मा गांधी से मिलने जाते हैं, और जब जाते हैं तो पता इनको चलता है कि मैं सिर्फ अकेला हूं जो कि वेस्टर्न ड्रेसेस में हूं। ये पूरा सूट बूट पहने रहते हैं, तो इनको देखकर थोड़ा सा शर्म आता है। गांधी जी थोड़ा स्माइल करते हैं और बैठा लेते हैं अपने पास। अब आप वेस्टर्न क्लॉथ्स पहनकर और जा रहे हो अंग्रेजों का विरोध करने, कम से कम इंडियन कपड़ा तो पहनो। आजकल वैसा ही कि लोग हिंदी दिवस भी अंग्रेजी में विश करते हैं, हैप्पी हिंदी दिवस। हिंदी दिवस को हिंदी में विश करो। और इधर नेहरू जो थे, नेहरू रिटर्न होते हैं, भारत आते हैं, जो उस समय पर जालियांवाला बाग हत्याकांड होता है और नेहरू को झकझोर कर रख देता है अंदर तक। तो नेहरू 1919 में डिसाइड करते हैं कि अब हम इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट में ज्वाइन कर रहे हैं। उस समय मोतीलाल नेहरू और गांधी जी दोनों मना करते हैं कि प्रोटेस्ट वगैरह में भी तुम भाग ना लो, तुम्हारा नया उम्र है, तुम अभी कुछ करो, कुछ लाइक कंट्रीब्यूट करो अपने एजुकेशन को और आगे बढ़ाओ, प्रैक्टिस करो, इसके बाद इंडियन स्ट्रगल में बाद में पार्टिसिपेट करना। लेकिन ये मानते नहीं है, ये प्रोटेस्ट वगैरह करने लगते हैं। जब प्रोटेस्ट करते हैं तब इनको पता चलता है ग्राउंड रियलिटी क्या है इंडियन फार्मर्स का, इंडियन पीपल का। उस समय तो इनको बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, अपने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में डिबेट न्यूज वगैरह में फॉलो करते हैं। लेकिन जब ये ग्राउंड लेवल पर जाते हैं तब फार्मर्स का रियलिटीज इनको पता चलता है। स्टारवेशन पता चलता है कि लोग भूखे मर रहे हैं। ये फर्स्ट टाइम जेल जाते हैं 5 दिसंबर 1921 को। याद करो 16 जुलाई 1921 को बोस आते हैं इंडिया, और यहाँ पर 5 दिसंबर 1921 को नेहरू जाते हैं जेल। 5 दिन के बाद बोस भी चले जाते हैं जेल। बोस वाज ऑल्सो इन द जेल। क्यों जाते हैं जेल? तो प्रिंस ऑफ वेल्स आते हैं और उसके खिलाफ ये आंदोलन करते हैं, बॉयकट करते हैं प्रिंस ऑफ वेल्स का। तो 18 महीने के लिए सिर्फ बॉयकट करने पर, सिर्फ आपको विरोध करने पर 18 महीने के लिए बोस को जेल में लोग डाल देते हैं। फिर ये 1922 में छूटते हैं, रिलीज होते हैं। इसके साथ साथ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वगैरह ज्वाइन करते हैं। जब गांधी जी से मिलते हैं तो गांधी जी सब बताते हैं कि क्या कर हो रहा है इंडिया में, कैसे हो रहा है। तो नॉन कॉपरेशन और बहुत सारी चीजों के बारे में बताते हैं। बहुत सारा क्वेश्चन पूछते हैं बोस गांधी से, और गांधी सबको एक्सप्लेन करते हैं, लेकिन बोस सेटिस्फाइड नहीं होते हैं। बोस को सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता है। बोलते हैं नॉन पेमेंट ऑफ टैक्सेस, टैक्स पेमेंट ना करोगे तो इससे हमारा देश कैसे आजाद हो जाएगा। हम लोग को स्वराज चाहिए, लेकिन हम लोग कर क्या रहे हैं उसके पीछे, कोई सेटिस्फैक्शन इनको नहीं मिलता है। फिर भी ये बोलते हैं कि चलो कोई बात नहीं, हम आगे बढ़े और काम करते रहे। जब ये जेल में थे तभी चौरी चौरा पे हत्याकांड होता है, जो कि 41 पुलिस मैन को इंडियन पीपल वहां जगा देते हैं। चौरी चौरा जो गोरखपुर में है। तो उस समय पर नेहरू और बोस दोनों गुस्सा होते हैं महात्मा गांधी पर। क्यों? क्योंकि मूवमेंट बहुत तेजी से था, और उस समय नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को गांधी विड्रॉ कर लेते हैं, वापस ले लेते हैं। तो दोनों बहुत गुस्सा हुए कि अभी इस वक्त पे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट एकदम जब हाई पीक पर है, तब गांधी जी को वापस लेने की क्या जरूरत थी। लेकिन गांधी अब गांधी ही है। गांधी अपने आप मतलब उनका एक अलग ही विचारधारा है। वो बोलते हैं कि देश आजाद हम लोग किस वैल्यूज पे कर रहे हैं, किस वैल्यूज पर कर रहे हैं। लोगों को मार करनी है, हम लोगों को अहिंसा से देश को आजाद कराना है। तो ये गांधी जी के वैल्यूज थे, लेकिन बोस इससे डिसएग्री होते हैं, इससे राजी नहीं होते हैं।
और जब बोस और नेहरू इधर आगे बढ़ रहे होते हैं तभी 3 लीडर और आगे बढ़ रहे होते हैं। वल्लभ भाई पटेल अहमदाबाद में, उस समय वहां के वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष वगैरह बन गए थे। विट्ठल भाई पटेल जो वल्लभ भाई पटेल के भाई थे, बड़े भाई थे, वो बॉम्बे में उस समय कार्यरत थे। और राजेंद्र प्रसाद बिहार के नेता बन रहे थे। उसी समय पर भगत सिंह पंजाब की तरफ के रीजन के नेता बन रहे थे। तो एकदम उस समय युद्ध का माहौल था और इतने बड़े बड़े लीडर्स आ रहे थे हमारे समाज में, जो कि आगे चलकर बहुत बड़ा बड़ा विशाल विशाल कार्य करते हैं। तो सबके बारे में हम लोग जानेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे। अब देखो, इलाहाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का चुनाव होता है और यहाँ पर ना चेयरमैन बनते हैं कौन? हमारे नेहरू जी। और उधर कलकत्ता के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के सीईओ बनते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बनते हैं हमारे बोस। अब दोनों का लाइफ कैसे पैरेलल चल रहा है, इसी पे ये किताब लिखी गई है कि दोनों एकदम अपने अपने लाइफ में पैरेलल चलते हैं। सुभाष चंद्र बोस, सॉरी हम सुभाष बोल रहे हैं बार बार, आई डोंट वांट टू स्पीक हिज नेम, बट बोलना पड़ रहा है बिकॉज उन्हीं पे ये किताब है। तो सुभाष चंद्र बोस ना नेहरू के पिताजी मोतीलाल नेहरू को खूब रेस्पेक्ट करते हैं, एकदम फादर फिगर जैसे मानते हैं, बहुत ज्यादा ही रेस्पेक्ट करते हैं। महात्मा गांधी को भी रेस्पेक्ट करते हैं, लेकिन दूसरे एंगल का रेस्पेक्ट होता है। महात्मा गांधी को आउट ऑफ रेशनैलिटी वो रेस्पेक्ट करते हैं। और सुभाष और नेहरू दोनों एक ही चीजों पे कोअलाइन करते थे, दोनों का थॉट प्रोसेस एक ही चीजों पे अलाइन करता था, वो हमारा था सोशलिज्म। दोनों सोशलिस्ट विचारधारा के थे, दोनों चाहते थे कि हमारा समाज आगे बढ़े। और यहाँ पर जब ये सीईओ बनते हैं अपने कलकत्ता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की, तो जो कलकत्ता में रोड्स और पार्क्स वगैरह है वो इंडियन ग्रेट पीपल के नाम पर रखने लगते हैं। जब इंडियन ग्रेट पीपल के नाम पर रखते हैं और अदर छोटे छोटे एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं, तब तक इनको फिर अरेस्ट कर लिया जाता है। 25 अक्टूबर 1924 को अरेस्ट किया जा रहा है। देखिए 1921 में ये आते हैं और 24 में ये दोबारा अरेस्ट होकर जाते हैं। और इस बार इनको ऐसे अरेस्ट किया जाता है कि इनको बर्मा जेल में ट्रांसफर कर दिया जा रहा है। बर्मा मतलब म्यांमार वाले रीजन में इनको ट्रांसफर कर दिया जा रहा है। तो फिर ये जेल में जाते हैं तो 15 दिन का हंगर स्ट्राइक करते हैं। 15 दिन तक कुछ खाते ही पीते नहीं है। अब जब 15 दिन नहीं खाते पीते हैं तो अंग्रेजों की दिमाग में प्रॉब्लम, परेशानी होने लगती है कि अगर ये अभी सुभाष चंद्र बोस मर जाएंगे तो पूरे देश में आंदोलन होगा और रिवोल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। और स्ट्राइक करने का पॉइंट क्या था? ये था कि दुर्गा पूजा का मिलता था पैसा, दुर्गा पूजा के लिए फंड मिलता था जेल में। और इस बार अंग्रेज बोले कि इस बार कोई फंड नहीं मिलेगा। तो सुभाष चंद्र बोले कि ऐसा कैसे हो सकता है? बंगाल का सबसे फेमस पूजा कोई होता है तो दुर्गा पूजा होता है। और कितना फंड मिलता था? 30 रुपया एक कैदी को 30 रुपया मिलता था। तो ये हंगर स्ट्राइक करते हैं। इसके बाद अंग्रेज को झुकना पड़ता है और अंग्रेज को झुककर और उन लोगों को पैसा रॉयल्टी देनी पड़ती है। अब सुभाष चंद्र बोस के पास एक ऑफर आता है कि आप स्विट्जरलैंड में चले जाओ, वहां पे शिफ्ट हो जाओ, आपको पूरा घर बंगला ऐशो आराम सब कुछ मिलेगा। यहाँ इंडिया के चक्कर में तुम मत रहो, तुम जाओ स्विट्जरलैंड में आराम करो। बोस बोलते हैं नहीं, मैं कहीं नहीं जा रहा हूं, मैं यहीं पर रह रहा हूं। मैं भारत को आजाद कराने के लिए आया हूं और आजाद कराकर ही जाऊंगा अगर कहीं जाऊंगा तो। फिर इनकी तबीयत धीरे धीरे खराब हो जाती है तो इनको रिलीज कर दिया जाता है 1927 में। मार्च 1927 में इनको रिलीज किया जाता है। सोचो 3 साल के बाद। इसके साथ साथ साइमन कमीशन आता है। और जब साइमन कमीशन आता है तो पूरे देश में घूमने जाता है। उसी समय तो आपको याद है ना, लाला लाजपत राय का आई थिंक उसी समय पे तबीयत खराब हुआ था और भगत सिंह वगैरह आंदोलन किए थे वो लोग डीएवी कॉलेज में। तो उस समय पर बहुत बड़ा आंदोलन होता पूरे देश में। तो जब इलाहाबाद में आए वो साइमन कमीशन, तो उस समय पर नेहरू वहां पे थे और नेहरू वहां पे अपोज किए, बहुत सारे लोगों के साथ गए, वहां पे अपोज किए, लाठीचार्ज हो गया। तो पहली बार नेहरू को लाठी लगी, यहाँ पर 6 लाठियां उनको लगी उनके बैक्स पे, उनके पीठ पे। और वो फर्स्ट बार फेस ऑफ हुआ उनका डायरेक्ट पुलिस से। इसके साथ साथ अब बहुत सिचुएशन टेंस हो गया था। तो साइमन कमीशन जब कलकत्ता आता है तो कलकत्ता में बोस हमारे पूरा एकदम शेड्यूल प्लान करते हैं, पूरा कलकत्ता को लॉकडाउन कर देते हैं, एकदम कलकत्ता पूरा बंद, पूरा शहर बंद। उसको एक दुकान खुला हुआ नहीं दिखता है। जहां पुलिस चलता है तो छत से पथराव होने लगता है, घर से लोग पत्थर फेंकने लगते हैं पुलिस से। वो सारा रेलवेज वगैरह सब कुछ चल रहा था, लेकिन जो बस वगैरह था शहर के अंदर वो सब बंद था।
इसके साथ साथ जो भी प्रोटेस्ट होता था, छोटी हो बड़ी हो या कोई भी प्रोटेस्ट हो, उसमें बोस जरूर पार्टिसिपेट करते थे। जैसे रेलवे के स्टाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे, उसके बाद हमारे स्टील प्लांट जो जमशेदपुर में है वहां के भी वर्कर्स प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो इन सारे प्रोटेस्ट में बोस हमारे पार्टिसिपेट कर रहे थे। और उस समय के जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, बिरला हो गए, टाटा हो गए, वो सब भी बोस को बैक से, पीछे से सपोर्ट करते थे, बोस के साथ खड़ी रहते थे। ठीक है, इसके साथ साथ इधर क्या चल रहा था, तो इधर नेहरू के साथ साथ मोतीलाल को भी जेल में डाल दिया गया। और जब नहीं सॉरी, थोड़े दिन के बाद की बात है, अभी नहीं, अभी बताते हैं आपको। मोतीलाल आते हैं हावड़ा स्टेशन पर। मोतीलाल नेहरू जी के पिताजी, जवाहरलाल नेहरू के पिताजी मोतीलाल नेहरू आते हैं हावड़ा स्टेशन पर कलकत्ता में। यहाँ पे एक अधिवेशन होता है कांग्रेस का, तो यहाँ पर ये सुभाष चंद्र बोस 101 गन सैल्यूट देते हैं उनको। इसके साथ साथ 28 घोड़े के साथ जाते हैं उनको स्टेशन पर रिसीव करने के लिए। इससे वायसराय वगैरह जो भी डिक्टेटर्स हैं उनको बहुत इन्वी होती है, उनको बहुत परेशानी होती है और फिर वो लोग लाइक करे तो क्या करे, फिर अपना पीछे हो जाता है। ये अपना वेलकम कर ग्रैंड वेलकम कर लाते हैं। फिर बोस खिलाफ रहते हैं डोमिनियन स्टेटस के। डोमिनियन स्टेटस इनको नहीं चाहिए था। डोमिनियन स्टेटस के गांधी जी थोड़ा सा कहीं ना कहीं तरफदारी कर रहे थे। और इधर उसके पहले डांडी मार्च हुआ गांधी जी का अप्रैल 1930 में। अब जब डांडी मार्च हुआ तो उस समय पर नेहरू 6 महीने के लिए जेल चले गए। क्यों जेल चले गए, तो नेहरू नमक बेच रहे थे, और जब नमक बेच रहे थे तो नमक पे अंग्रेज टैक्स लगा दिए थे बहुत ज्यादा, और उसका विरोध करने के लिए नमक बेच रहे थे। तो इसकी वजह से इनको 6 महीना जेल रहना पड़ा। कुछ दिन बाद मोतीलाल नेहरू को भी जेल में डाल दिया लोग, और जो इस कुत्ता के घर में इनको रखा था लोग, डॉग हाउस में मोतीलाल नेहरू को रखा था लोग, ऐसा कंडीशन था। और फिर उसके बाद फिर अनफॉर्चुनेट न्यूज होता है एक कि मोतीलाल नेहरू का डेथ हो जाता है 1931 में। 30 में वो लोग जेल में ही जाता है लोग, और 31 में मोतीलाल नेहरू का डेथ हो जाता है। ये इससे टूट जाते हैं नेहरू, पूरा बिल्कुल टूट जाते हैं। और बोस पे भी बहुत गहरा असर पड़ता है, बिकॉज बोस ना मोतीलाल नेहरू को अपना फादर फिगर जैसा मानते थे, बहुत ज्यादा मानते थे, बहुत ज्यादा दोनों रेस्पेक्ट करते थे। फिर भी तो वो डेथ कर गए, तो फिर भी इंडियन स्ट्रगल को ये लोग आगे बढ़ाया। तो सुभाष चंद्र बोस अपोज कर रहे थे डोमिनियन स्टेटस के। तो डोमिनियन स्टेटस पे गांधी बोले कि ठीक है वोटिंग होगा। फिर तो जब वोटिंग हुआ तो गांधी बोल दिए कि अगर मैं हार गया, हमेशा वो इमोशनल कर देते थे, पता नहीं क्यों, अगर मैं हार गया तो मैं पॉलिटिक्स छोड़ दूंगा, गांधी ऐसा बोले। तो सुभाष चंद्र बोस उसको अपोज कर रहे थे, तो इनके साथ पड़ा 973 वोट और गांधी की तरफ पड़ा 1350 वोट। गांधी जी जीत जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो इमोशनल कार्ड खेल देते हैं। तो ऑफकोर्स यहाँ पे हमारे बोस बोलते हैं दिस इज अनफेयर, ये फेयर है और बिल्कुल मैं इसका विरोध कर रहा हूं। लेकिन ये डांडी मार्च में गांधी जी के साथ खड़े होते हैं। ठीक है, तब तक यहाँ बहुत बड़ा कांड करते हैं अंग्रेज कांड ये करते हैं कि हमारे भगत सिंह को ये लोग हैंग कर देते हैं, उनको फांसी की सजा दे देते हैं। और जब फांसी की सजा देते हैं तो दोनों को बहुत गुस्सा आता है, नेहरू को भी और बोस को भी। नेहरू बोलते हैं कि कभी भी अब हम इंग्लैंड से बात नहीं करेंगे, और जब भी इंग्लैंड हमसे बात करने आएंगे तो इंग्लैंड और मेरे बीच में भगत सिंह का लाश खड़ा रहेगा और हम कभी बात नहीं करेंगे इंग्लैंड से। बहुत इनका लाइक एग्रेसिव रिएक्शन रहता है उस समय पर जब भगत सिंह का डेथ होता है तो। और इधर हमारे बोस बोलते हैं कि ही वॉज द स्पिरिट ऑफ रिवोल्ट, उनके अंदर रिवोल्ट का एकदम स्पिरिट था और वो कभी डेथ नहीं होंगे। हमारे इंडिया में भगत सिंह कभी मरेंगे नहीं और आज भी वो मरे नहीं है, और इनका ऑफकोर्स सेक्रिफाइस देश के लिए व्यर्थ नहीं जाएगा, हम लोग इसका बदला लेंगे। अब तो देखो बोस फिर यहाँ पे बीमार पड़ जाते हैं, जेल में रहते बीमार पड़ जाते हैं। बीमार पड़ते हैं तो ये जाते हैं अपने ट्रीटमेंट के लिए इंग्लैंड में, सॉरी नॉट इंग्लैंड में नहीं, यूरोप में ऑस्ट्रिया में आई थिंक जाते हैं। और इधर बता रहे हैं कि नेहरू का गांधी के साथ जो रिलेशन था ना, वो पिता और बेटे जैसा रिलेशन था। नेहरू बहुत ही ज्यादा इमोशनल रिलेशन शेयर करते थे गांधी जी के साथ, और जो हमारे बोस थे वो रेशनल रिलेशन शेयर करते थे गांधी जी के साथ। नेहरू हमेशा उनको बापू बोलते थे और बोस हमेशा उनको महात्मा बोलते थे। बोस ज्यादा उनको रेस्पेक्ट करते थे और उनको रेशनैलिटी की तरफ लेते थे।
और बोसी, उनको आपको याद होगा, बोसी बोले थे फादर ऑफ नेशन। जब पहली बार रेडियो पे संबोधन कर रहे थे बर्मा से या सिंगापुर से, तो उस समय पर पहली बार बोले थे कि फादर ऑफ नेशन हमारे हैं महात्मा गांधी जी। तो अभी हम कभी कभी लटपटा जा रहे हैं बोलने में, बिकॉज लाइट आ रहा है आगे से और हमको दिख नहीं रहा है जहां पे हम पेज पे लिखे हैं। तो आई एम सॉरी फॉर दिस, बट आई ट्राई टू परफॉर्म माई बेस्ट। ओके, तो आगे हम बात करते हैं। फिर गांधी इधर बहुत सारे फास्ट करते हैं, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट करते हैं, सोशल वर्क करते हैं। इसके साथ साथ खादी को स्प्रेड करते हैं कि खादी गांव गांव में जाए, गांव गांव लोग फॉरेन क्लॉथ पे डिपेंडेंट ना हो, हम लोग अपना हर गांव में छोटे छोटे इंडस्ट्री डेवलप करें। यही गांधी का उस समय का सपना था, जो कि आज तक पूरा नहीं हुआ। आप बताओ, आपके गांव में कौन सी छोटी सी इंडस्ट्री है? कोई इंडस्ट्री है आपके गांव में? नहीं है, मेरे गांव में भी नहीं है। हर गांव में गांधी सोचते थे कि छोटी छोटी इंडस्ट्रीज लग जाए। जैसे खादी उस समय रेलिवेंट था तो खादी ही लगे, लेकिन लगे। अब देखिए हम बात करते हैं गांधी जी की बात हो गई। नेहरू जी की वाइफ के, नेहरू की वाइफ का नाम था कमला, और कमला बीमार थी, टीबी के पेशेंट थी वो। कमला भी अपने छोटे छोटे लेवल पर बहुत ज्यादा फ्रीडम मूवमेंट में पार्टिसिपेट कर रही थी। 1919 में जब जालियांवाला बाग हुआ था, उसी समय पर इनके साथ एक अनफॉर्चुनेट न्यूज घटता है। एक अनफॉर्चुनेट चीज होता है कि इनका जो लड़का होता है, पहला लड़का, वो डेथ कर जाता है 2 ही दिन में। 2 दिन प्री मैच्योर डिलीवरी हो जा रही है और 2 दिन में उनका मौत हो जाता है। इसके साथ साथ 1928 में लगभग 9 साल बाद इनको एक मिसकैरेज हो जाता है, इनका एक बच्चा खराब हो जाता है। इसके साथ साथ 1934 में ये बहुत ज्यादा बीमार पड़ती हैं। तो उस समय नेहरू जो है जेल में रहते हैं, अल्मोड़ा के जेल में। अल्मोड़ा है उत्तराखंड में, तो अल्मोड़ा के जेल में वो रहते हैं। तो वो आते हैं परोल पे कमला को देखने के लिए, ट्रीटमेंट कराने के लिए। फिर वो ठीक नहीं होती है तो इनको ये यूरोप लेकर जाते हैं ठीक कराने के लिए। तो ये यूरोप लेकर जाते हैं। उस समय ये फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स में रहते हैं। नेहरू के पास उस समय ज्यादा रुपया नहीं रहता है। क्यों? क्योंकि इनके पिताजी जो है मोतीलाल नेहरू, उनका डेथ हो जाता है पहले ही, और इनके पास 9,000 रहता है रुपया, जो कि हमेशा आते रहता है। 9,000 रुपया आई थिंक सालाना या मंथली, आई डोंट रिमेम्बर, बट रॉयल्टीज बुक्स वगैरह से आती है पैसा है। उसके बाद इनको उसी पैसा में आनंद भवन को भी मैनेज करना है। आनंद भवन इनके घर का नाम है, इलाहाबाद में है, प्रयागराज में है। आज का प्रयागराज बहुत ही सुंदर जगह है। आपको कभी मौका मिले प्रयागराज में जाइए तो जरूर वहां पे घूमने आप जाओ। बिरला, टाटा बिरला जो है वो सपोर्ट करने की कोशिश की है नेहरू को, लेकिन नेहरू रिफ्यूज कर दिए कि मैं पैसा आपका नहीं ले सकता हूं। फिर ये अपने वाइफ को लेकर यूरोप जाते हैं, और जब ये यूरोप जाते हैं तो उस समय आपको पता है ना, पहले ही हम बताए हैं कि बोस यूरोप जाते हैं किस लिए? तो अपने ट्रीटमेंट के लिए। वहां वो थोड़े बहुत ट्रीटमेंट उनका चलता है, थोड़ा बेहतर होते हैं। अब वो वेना रहते हैं, ऑस्ट्रिया का राजधानी है वेना। बहुत ही सुंदर जगह है, छोटी सी जगह है लेकिन बहुत ही सुंदर है, बहुत ही डेवलप्ड है आज के दौर में वेना। तो वहां पे ये रहते हैं। बोस बोलते हैं कि मेरा बॉडी सिर्फ यहाँ है, लेकिन मेरा मन और दिल दोनों मेरे भारत में बस रहा है। और ये अकेला फील करते हैं। जब भी अकेला फील करते थे तो एक ये गाना सुनते थे गुरु रविंद्रनाथ टैगोर की, जब एकला चलो रे, एकला चलो रे। तो ये गाना यूट्यूब पर है, आप भी सुनिएगा, श्रेया घोषाल की आवाज में। बहुत सुंदर गाना है ये। अब ये भारत के बाहर रहते हैं। बोलते हैं कि देखो, जो भी लोग भारत के बाहर रह रहे हैं, आप, हम या फिर कोई हमारे भारतीय भाई बहन, तो बोलते हैं कि एवरी इंडियन इज एन अनऑफिशियल एम्बेसडर ऑफ इंडिया। सब इंडियन, सारे भारतीय अनऑफिशियल वो एम्बेसडर हैं भारत के। उनको भारत के बारे में सोचना होगा, बैक ऑफ द माइंड भारत के बारे में फील करना होगा। जुलाई 1933 में ये बर्लिन जाते हैं, जर्मनी जाते हैं, और वहां पे ये जर्मनी से टॉक स्टार्ट करते हैं, नाजी जर्मनी से। आपको पता ही है कि नाजी जो थे वो इंग्लैंड के खिलाफ लड़ रहे थे, जो जर्मनी अलाइड फोर्सेस एंड एक्सिस फोर्सेस। तो जर्मनी आई थिंक एक्सिस फोर्सेस में था, और जर्मनी से ये जाकर हाथ मिलाते हैं, बात करते हैं। 1934 में इनके साथ एक बहुत घटना होती है, 2 घटना होती है जो कि इनके लाइफ चेंज करते हैं। एक तो इनके पिताजी का देहांत हो जाता है 1934 में, और दूसरा एक वीमेन से मिलते हैं, एक औरत से मिलते हैं, एक लड़की से मिलते हैं जो कि उस समय 24 साल की थी, 13 साल इनसे छोटी थी वो, और उनका नाम, वो औरत का नाम रहता है एमिली।
और एमिली से जब ये मिलते हैं तो वो एमिली को सेक्रेटरी अपना रखते हैं। उस समय ये बुक लिखने की कोशिश कर रहे थे कि मैं एक बुक लिखूं, और ये बुक लिखे भी द इंडियन स्ट्रगल कर इनकी किताब की नाम है। कभी वो भी किताब भी हम लोग पढ़ेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे, उससे हम लोग को बोस का अंदर का थॉट प्रोसेस पता चलेगा। अभी तो हम लोग बोस के जीवन के बारे में जान रहे हैं, लेकिन जब आप किताब पढ़ोगे तो उनके अंदर क्या चल रहा था ये पता चलेगा आपको। तो वो बोलते हैं, मतलब लोग बोलते हैं कि इनका ये सेकंड प्यार हो जाता है एकदम। भारत माता, मतलब भारत को आजाद कराना, भारत माता को आजाद कराना इनका जीवन का पहला प्यार होता है। और दूसरा प्यार इनकी वाइफ आगे चलकर बनती है एमिली, जो कि इनसे 13 साल छोटी रहती हैं। अब बहुत वो स्ट्रॉन्ग वीमेन रहती हैं, इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कि सोचो कि बोस का ना आने का टाइम है, न जाने का टाइम है, कब वो भारत जा रहे हैं, कब वो यूरोप आ रहे हैं, इसी बीच उनसे ये प्यार कर बैठती हैं। और इतना ज्यादा ये दोनों का गहरा लगाव होता है कि बोस बड़े बड़े डिसीजन लेते हैं अपने इमोशनल वैल्यूज पे, और बहुत ज्यादा बोस मिस करते हैं। जब भी वो इंडिया आते थे तो अपने बहुत सुंदर सुंदर अपना लेटर्स लिखते थे। एक लव लेटर का जिक्र भी किया गया है किताब में इस कि आई एम मिसिंग यू सो मच, एवरी टाइम इन एवरी ब्रेथ आई फील यू, एंड आई लव यू मच मोर देन एनीथिंग। तो ऐसा अपने वर्ड्स एक्सप्रेस करते हैं एमिली को। और एमिली को देखिए, जो कि अदर रीजन की, अदर फैमिली की, अदर रिलीजन की लड़की होती है और इनसे प्यार करती है हमारे बोस से। फिर जब इनके पिताजी का डेथ का न्यूज मिलता है इनको 2 दिसंबर को, इनके पिताजी नहीं रहते हैं इस दुनिया में, तो फिर ये अपना इंग्लैंड से आते हैं, सॉरी यूरोप से आते हैं ये इंडिया की तरफ, और 4 दिसंबर को पहुंचते हैं ये कलकत्ता। अब 4 दिसंबर को ये पहुंचते हैं तो लास्ट राइट में शामिल होते हैं, और फिर इनको हाउस प्रिजन कर लिया जाता है, घर में कैदी बनाकर रख लिया जाता है। ये तो सारा बोस के बारे में हो गया। अब उधर नेहरू के साथ क्या चल रहा था, तो नेहरू जी अपना यूरोप में इलाज करा रहे थे, अपने वाइफ को टेक केयर कर रहे थे, देखभाल कर रहे थे। अल्टीमेटली वो लास्ट अपना सांस लेती हैं 28 फरवरी 1936 में। 1936 में 28 फरवरी को कमला नेहरू का डेथ हो जाता है। इसके बाद अब नेहरू थोड़ा सा ज्यादा इमोशनली बैड फील करने लगते हैं। तो उस समय बोस इनके साथ रहते हैं, बोस इनको बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं, मोटिवेट करते हैं, और इनके सपोर्टिंग सिस्टम बोस बने हुए रहते थे। उधर इनके पिताजी डेथ कर गए थे बोस के, उधर मोतीलाल नेहरू डेथ कर गए थे, इधर ये डेथ कर गई कमला नेहरू। तो मतलब दोनों लोग को लगभग बहुत सारे लोग दोनों लोग के जीवन में डेथ किया लोग। तो ये परेशान हो गया था लोग, एक दूसरे का सपोर्ट सिस्टम बनने की कोशिश कर रहा था लोग। उस समय नेहरू अपना किताब लिखे थे डिस्कवरी ऑफ इंडिया, वो भी किताब हमारे पास है, उसको भी हम लोग पढ़ेंगे। आधा अभी हम पढ़ लिए हैं और आधा पढ़ना बाकी है, तो जब हम पूरा पढ़ लेंगे तो उसका भी हम लोग समरी डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, डिस्कवरी ऑफ इंडिया की, भारत एक खोज की। और इधर ये बोस हमारे लिखे द इंडियन स्ट्रगल, दोनों अपने अपने किताब लिखे। इसके साथ साथ अब कांग्रेस प्रेसिडेंट बन जाते हैं हमारे नेहरू कांग्रेस प्रेसिडेंट 4 सालों के लिए रहते हैं। आजादी के पहले, आजादी के बाद नेहरू फिर बने, उसको हम काउंट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। 1929 में नेहरू पहली बार प्रेसिडेंट बनते हैं कांग्रेस का। उसके बाद 1930 में बनते हैं, लगातार 2 साल बनते हैं। क्यों? क्योंकि 1 साल इनफ नहीं होता है काम करने के लिए। और आज का कांग्रेस प्रेसिडेंट, उस समय का कांग्रेस प्रेसिडेंट दोनों बराबर नहीं था। उस समय कांग्रेस प्रेसिडेंट के पास बहुत ज्यादा पावर रहता था। क्यों? क्योंकि मेन जो होते थे हमारे कांग्रेस के लीडर्स ही होते थे, और उस समय एक ही बहुत बड़ी पार्टी थी, एक ही बड़ी पॉलिटिकल पार्टी थी हमारे देश में, जिसका नाम था कांग्रेस। और कांग्रेस का प्रेसिडेंट होना उन दिनों बड़ी बात थी। उसके बाद ये नेहरू फिर प्रेसिडेंट बनते हैं 1936 में, 1937 में। इस बीच राजेंद्र बाबू भी 2 बार प्रेसिडेंट बनते हैं। एक बार हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल भी बनते हैं प्रेसिडेंट, और बोस बनते हैं प्रेसिडेंट 1938 में। जब ये आते हैं वहां से, यहां से ऑस्ट्रिया से रिटर्न होकर आते हैं हमारे भारत में। अब हमारे भारत में जब आते हैं तो फिर हम आपको बताते हैं, चलते हैं बोस के पास। अब बोस के पिताजी डेथ कर जाते हैं, इनको हाउस प्रिजन में रख लिया जाता है। फिर कुछ दिन बाद ये छोड़कर चले जाते हैं, फिर ये बाहर चले जाते हैं, वेना चले जाते हैं दोबारा से। अब जब वेना जाते हैं तो बहुत सारे लीडर से मिलते हुए जाते हैं, इटली के लीडर्स और बहुत सारे लीडर्स से मिलते हुए जाते हैं अपने जगह पर। अब जब वहां जाते हैं तो फिर कुछ ही महीने के बाद इनको फिर आना पड़ता है। अब जब आना पड़ता है तो एमिली को खूब ये मिस करते हैं, और जब ये आते हैं तो आते आते ही इनको अरेस्ट कर लिया जाता है। जहां पे ये पहुंचते हैं इंडिया, और वहीं इनको अरेस्ट।
तो यहाँ नेहरू जी बोलते हैं कि क्या मतलब बोस के अंदर पैट्रियोटिज्म बहुत बहुत है, मतलब उनके अंदर देशभक्ति बहुत ज्यादा है। वो इंसान सिर्फ अरेस्ट होने के लिए इंडिया आ रहा है, उसको पता है कि इंडिया में जाएंगे तो अरेस्ट हो जाएंगे। यहाँ पे उसकी एक लड़की से प्यार हुआ है, एक उनकी वाइफ बनने वाली है, वो सब कुछ यहाँ पे सही चल रहा है यूरोप में, लेकिन इंडिया आते हैं क्यों? क्योंकि भारत से उनको बेहद प्यार रहता है। फिर इनको 17 मार्च 1937 को छोड़ दिया जाता है, रिलीज किया जाता है। बहुत सालों के अरेस्ट के बाद, लगभग 1.5-2 साल इनको अरेस्ट करके रखा जाता है। और छोड़ा भी कब जाता है? जब कोएलिशन गवर्नमेंट रहता है 1937 में बंगाल में, किनका किनका? मुस्लिम लीग का, जो जिन्ना का पार्टी था मुस्लिम लीग, और कृषक प्रजा पार्टी कर एक और पार्टी था। तो दोनों मिलाकर सरकार चलाते हैं बंगाल में। और उस समय बंगाल का हमारा वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश एक ही में था। तो उस समय का बंगाल बहुत बड़ा था, ये समझ लो कि ये पूरा बंगाल था उस समय के लिए। तो उस समय इन लोगों का ये राज चल रहा था, और राज चल रहा था तो अपोजिशन में कांग्रेस थी। जब अपोजिशन में कांग्रेस थी तो फिर सुभाष चंद्र बोस को अंग्रेज रिलीज कर दिए, वो अपना कार्ड खेले, यहाँ पर कार्ड खेले। फिर ये अपने कांग्रेस के प्रेसिडेंट बन जाते हैं। अब जब कांग्रेस के प्रेसिडेंट बनते हैं तो बहुत सारे ये काम करते हैं। 1938 में बोस पहली बार कांग्रेस के प्रेसिडेंट बनते हैं 1 साल के लिए। तो जब ये प्रेसिडेंट बनते हैं तो प्लानिंग कमीशन बनाते हैं, जो अभी 2014 में प्लानिंग कमीशन को हटाकर और नीति आयोग का गठन हुआ हमारे मोदी जी की है। तो प्लानिंग कमीशन बनाते हैं और उसका हेड बनाते हैं किसको? प्लानिंग कमीशन के नेहरू जी को। नेहरू जी पे इनको बहुत ज्यादा ट्रस्ट रहता है, और दोनों लोग मिलकर सोशलिज्म पर बहुत ज्यादा काम किए, समाज को एकत्रित करने की कोशिश की है, समाज को आगे बढ़ाने की कोशिश की है। इसके साथ साथ इंडस्ट्रियलाइजेशन को लाने की कोशिश की है, इंडस्ट्रीज फैलाने की कोशिश की है। देखो खादी से तो कुछ लोगों का भला हो जाएगा, लेकिन बड़ी लेवल पर अगर गरीबी को हटाना है, खत्म करना है, तो इंडस्ट्रीज बैठाना पड़ेगा। अब इंडस्ट्रीज बैठाना पड़ेगा तो सिर्फ इंडस्ट्रीज में इंडस्ट्रीज वर्कर को ही रोजगार नहीं मिलता है, उस चीज को जो बेच रहे हैं, जो रॉ मटेरियल आ रहा है, जो फार्मर्स रॉ मटेरियल उपाज रहे हैं, सबको रोजगार मिलता है। वहां पे जो एक इकोसिस्टम डेवलप हो जाता है। तो ये सोचते हैं कि इंडस्ट्रीज वगैरह खूब सारा बैठा है। इसके साथ साथ हिंदू मुस्लिम की एकता की बात करते हैं। ये जिन्ना से बहुत बार मीटिंग करते हैं, लेकिन कोई उसका रिजल्टेंट वैल्यू नहीं आता है, क्योंकि जिन्ना अड़े हुए थे कि मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन चाहिए हमको, मुस्लिम का इतना सीट रिजर्व कर दो। ऐसा थोड़ी होता है। हमारा देश जो है वो बहुत डिफरेंट रिलीजन से मिलकर बना है। अब सब रिलीजन को हम लोग सीट एलोकेट करने लगेंगे तो फिर हमारा सोशलिज्म तो खत्म हो जाएगा। तो इस पे बोस उनसे डिसएग्री होते हैं जिन्ना से, और बहुत अच्छा काम करते हैं। अब जब काम करते हैं तो 1938 ऐसे धीरे धीरे बीत जाता है। अब आता है 1939। अब 1939 में जब इलेक्शन हुआ कांग्रेस प्रेसिडेंट का, तो बोस बोलते हैं कि देखिए हमको बहुत कम समय मिला था, 1 साल बहुत कम समय होता है काम करने के लिए, मुझे 1 साल और चाहिए। अब जब 1 साल और चाहिए बोलते हैं तो गांधी जी को ये इस पे सहमति वो अपना नहीं दे पाते हैं। वो बोलते हैं कि नहीं, आपका टर्म अब खत्म हो गया, अब कोई और प्रेसिडेंट बनेगा। वो बोलते हैं पटेल को प्रेसिडेंट बनने के लिए, पटेल नकार देते हैं, बोलते हैं नहीं, सुभाष चंद्र बोस के खिलाफ मैं नहीं लड़ूंगा। राजेंद्र प्रसाद को बोलते हैं, ये भी नकार देते हैं। इसके बाद सीतारमैया जी को बोलते हैं, ये भी नकार देते हैं। लेकिन फिर भी सीतारमैया जी को ये खड़ा करते हैं और बोलते हैं, गांधी जी एकदम वॉर डिक्लेयर कर देते हैं कि सीतारमैया का हार मतलब मेरी हार। समझ लिए ना किस एंगल से गांधी जी लड़ रहे हैं सुभाष चंद्र बोस के खिलाफ, इनडायरेक्टली गांधी जी ही लड़ रहे थे। इलेक्शन हुआ उधर से ये हमारे गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर गांधी जी को बहुत रिक्वेस्ट किए कि आप प्लीज इस बार एक बार और सुभाष चंद्र बोस को दीजिए, वो प्रेसिडेंट बने कांग्रेस के। लेकिन गांधी जी इसको एक्सेप्ट नहीं किए, उनके रिक्वेस्ट को, जो हमारे रविन्द्रनाथ टैगोर रिक्वेस्ट कर रहे थे। तो फिर रविन्द्रनाथ टैगोर बोस से बोले कि देखो मैं तो पॉलिटिकल पर्सन नहीं हूं, लेकिन अपने दम पर जितना मुझे सपोर्ट चाहिए तुम्हें, मैं देने के लिए रेडी हूं। अब जब चुनाव होता है तो सीतारमैया को आता है 1377 वोट, और सुभाष चंद्र बोस को आता है 1580 वोट। और यहां पर इस बार सुभाष चंद्र बोस बहुत अच्छे मतों से विजयी होते हैं। अब जब यहाँ पे विजयी होते हैं तो गांधी को होता है परेशानी। अब गांधी को परेशानी होता है तो 15 वर्किंग कमेटी के मेंबर्स होते हैं टोटल। अब 15 में 12 मेंबर रिजाइन कर देते हैं।
अब जब रिजाइन करते हैं तो बोस को काम ही कैसे करें उनके वर्किंग। अब मान लो कैबिनेट ही नहीं रहे तो प्रधानमंत्री अकेले कितना काम करेगा, तो वर्किंग कमेटी ही नहीं था तो अब अकेले पटेल कितना बोस कितना काम करेंगे। इसके साथ साथ गांधी जी नॉन कॉपरेशन कर देते हैं पार्टी के अंदर ही, बोलते हैं कि जहां पे मीटिंग बुला रहे हैं बोस तो वहां मीटिंग तुम लोग अटेंड करने मत जाओ। अंदर में ही रिवोल्ट हो जाता है कांग्रेस के। अब हो जाते हैं हमारे सुभाष चंद्र बोस परेशान। अब परेशान होते हैं तो बीच में अब नेहरू पिसते रहते हैं, कभी इधर से कभी उधर से, कभी इनका बोस के साथ होता है, कभी गांधी जी को समझाते हैं, परेशान हो जाते हैं नेहरू भी। तो इसी बीच क्या होता है कि 27 पेज का लेटर लिखते हैं कौन, सुभाष चंद्र बोस लिखते हैं गांधी जी को। बहुत ही जो भी है इनके दिल में सब कुछ बोल देते हैं, ये वो कह रहा है, चल कह रहा है, कैसे हम लोग करेंगे, इंडिया का फ्रीडम की हम बात करते हैं और अपने में ही हम लोग इकट्ठा नहीं है, कभी मुस्लिम इधर जा रहे हैं, हिंदू इधर जा रहे हैं, आप उधर जा रहे हैं, नेहरू उधर जा रहे हैं, हम इधर, मतलब वो कह रहा है, चल कह रहा है, परेशान होते हैं और फिर ये रिजाइन कर देते हैं अपने कांग्रेस पोस्ट से। अब जब ये रिजाइन करते हैं तो फिर कांग्रेस का प्रेसिडेंट बनते हैं हमारे राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। वहां से अपना टर्म कंटिन्यू करते हैं, मार्च में ये रिजाइन कर देते हैं बोस हमारे। अब आ जाता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर आता है तो गांधी जी बोलते हैं सपोर्ट करने के लिए ब्रिटेन को, और बोस इस पे एकदम बिल्कुल ना कहते हैं, बोलते हैं कि एक स्लेव कंट्री जो एक गुलाम देश है वो वॉर में कैसे जा सकता है बिना उसके अनुमति का। और इसमें जब हम लोग स्लेव हैं तो हम लोग से अनुमति लेने कोई आना चाहिए ना, कि हम लोगों को वॉर में जाना है नहीं जाना है, अपना मत होना चाहिए। जरूरी है क्या कि आप के अधीन हमें तो हम भी वॉर में चले गए, हम तो आपके खिलाफ वॉर लड़ रहे हैं, लेकिन हम वर्ल्ड वॉर में नहीं जा सकते हैं। वर्ल्ड वॉर के खिलाफ थे हमारे सुभाष चंद्र बोस, ही वॉज अगेंस्ट ऑफ कोर्स। और उसके बाद हिंदू मुस्लिम एकता मूवमेंट करने लगे, छोटे छोटे मूवमेंट करने लगे सुभाष चंद्र बोस कि हिंदू मुस्लिम को इकट्ठा करना है, क्योंकि बंगाल के रीजन में हिंदू मुस्लिम बहुत ज्यादा है, मुस्लिम भी बहुत ज्यादा है। पूरा बांग्लादेश में 80% उसमें मुस्लिम का आबादी था। तो जब तक हम दोनों इकट्ठा नहीं होंगे तब तक हम लोग फॉरेन फिगर से कैसे लड़ेंगे। अब जब बोस ये मूवमेंट कर रहे थे तब इनको अरेस्ट कर लिया गया। अब अरेस्ट कर लिया गया तो ये चले गए हंगर स्ट्राइक पर। अब हंगर स्ट्राइक पर चले गए तो इनको बहुत लंबा हंगर स्ट्राइक की है, तो फिर इनको हॉस्पिटल वगैरह में दिखाया गया, फिर इनको हाउस अरेस्ट किया गया। अब जब हाउस अरेस्ट किया गया तभी उसी समय पर ये एस्केप करते हैं और बहुत सारे रास्ते ये जाते हैं। अब इधर क्या होता है कि बोस 2 स्टेटमेंट बोलते हैं, और दोनों स्टेटमेंट आपको सुनना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट बोलते हैं। इंडिविजुअल मस्ट डाई, जब हंगर स्ट्राइक पर बैठते हैं तो बोलते हैं कि इंडिविजुअल मस्ट डाई, अगर मैं मर रहा हूं तो मर जाने दो, सो दैट द नेशन में लीव, अगर इंडिविजुअल मरेगा तो हमारा नेशन लीव करेगा, नेशन सर्वाइव करेगा। टुडे आई मस्ट डाई, अगर आज मैं मर जाता हूं तो हमारा इंडिया जीतेगा, हमारा इंडिया जिएगा, वो फ्रीडम प्राप्त करेगा, वो ग्लोरी प्राप्त करेगा। इसके साथ साथ ये 16 जनवरी 1941 में एस्केप कर जाते हैं, घर से भाग जाते हैं 16 जनवरी 1941 में। अब ये कलकत्ता से कहा जाते हैं अपने भगीना शिशिर, उनका नाम शिशिर रहता है, शिशिर के साथ ये कार में जाते हैं धनबाद, कलकत्ता से धनबाद, और धनबाद से ये जाते हैं गोमू का नाम आज भी सुभाष चंद्र बोस गोमू कर स्टेशन है, उसका नाम आप देखना। गोमू जाते हैं, धनबाद से गोमू लगभग 20-25 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है, और गोमू से ये दिल्ली कालका एक्सप्रेस पकड़कर दिल्ली जाते हैं, और दिल्ली से ये फिर पेशावर जाते हैं, पाकिस्तान वाला रीजन में पेशावर आ जाए, और पेशावर से फिर ये काबुल जाते हैं। सुभाष चंद्र बोस पे एक बहुत सुंदर मूवी है, यूट्यूब पे पढ़िए आप, प्लीज उसको देखना, उस पे आपको बहुत सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। अब इसमें सुभाष इस बार जाते हैं तो हिटलर से मिलते हैं, और हिटलर बोलता है कि देखो फाइट हम लोग करते हैं ना कोई भी वॉर, और वर्ल्ड वॉर में भी फाइट कर रहा हूं, तो पॉलिटिशियंस बनकर फाइट ना किया करो, एज ए सोल्जर बनकर फाइट करो। बोल रहे हैं हिटलर बोल रहा था, नहीं है नहीं था, बोल रहा था कि एक सोल्जर बनकर फाइट करो, तुम पॉलिटिशियंस बनने की कोशिश ना करो। नाजी जो थे आपको पता ही है कि जो ब्रिटिशर्स थे उनके खिलाफ थे, ये अपना एक अलग ही इनका दुनिया था, ये इंटर कास्ट इंटर रिलीजन लाइक मैरिजेस वगैरह और रेस में बहुत ज्यादा ये लोग बिलीव करते थे कि हमारे देश के लोग सुपीरियर होते हैं, आर्यन सुपीरियर होते हैं और वगैरह वगैरह। लेकिन सुभाष चंद्र बोस की शादी किससे हुई थी? एमिली से। लेकिन हिटलर को पता भी होगा, नाजी जर्मनी को पता ही होगा कि सुभाष चंद्र बोस यहाँ शादी कर लिए हैं,
तो उस समय पे शादी भी हुआ था, लेकिन कोई हिटलर नाजी वगैरह कोई इंटरफेयर उनके मैरिज में, उनके पर्सनल लाइफ में नहीं किया था। इस बार ये कुछ दिन रहते हैं जर्मनी में। इनकी एक बेटी होती है सुभाष चंद्र बोस की, और जो बेटी होती है उनकी वाइफ होती है, बहुत खुशहाल इनका वहां पे जीवन चल रहा होता है। फिर ये डिसाइड करते हैं कि अब हमको यहाँ से जाना है। अब ये जाना है तो ये जापान आते हैं पानी के रास्ते, समुद्र के रास्ते, पनडुब्बी जहाज से। पहली बार कोई आ रहा था इतना बड़ा लीडर पानी के रास्ते किसी इतना बड़ा लैंड मास को क्रॉस कर समझ रहे हो ना। वर्ल्ड मैप यहाँ पर है, हम आपको शायद दिखा पाते हैं। यहां से ऐसे कर जापान की तरफ ये आगे बढ़ रहे थे। तो यहाँ पर जो भी आते हैं ये, तो यहाँ पे कहा सिंगापुर में कुछ दिन रहते हैं, और वहां 1942 में इंडियन नेशनल आर्मी बनाते हैं। और यहां से शुरुआत होता है एक अलग ही दौर, एक अलग ही युग। यहाँ पे एक युग का शुरुआत होता है, दूसरा युग का अंत होता है। और यहाँ पर आ जाते हैं, बन जाते हैं सोल्जर, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ऐसे ऐसे नारे बनने लगते हैं। और अंग्रेज बोलते हैं कि 1857 में जब कुंवर सिंह का क्रांति हुआ था, जब झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का क्रांति हुआ था, उस समय के बाद कभी उनको एक फेस ऑफ करना पड़ा, तो ये 1942 में फेस ऑफ करना पड़ा सुभाष चंद्र बोस से। मतलब इतना ज्यादा ये रिवोल्ट स्टार्ट हो गया था कि अब बोस को देखकर हर कोई मोटिवेटेड होने लगे। जैसे भगत सिंह के टाइम पर था, वैसे सुभाष चंद्र बोस अपना फिगर बनाने लगे और उस एंगल से बनने लगे। अब यहाँ पर आजाद हिंद अपना नारा देते हैं कि भारत को आजाद करो, फ्री इंडिया। इसके साथ साथ सुभाष एक दिन रेडियो पर आते हैं और रेडियो पर आकर बूस्ट करते हैं मोराल, पूरे देश का मोराल बूस्टअप करते हैं। और जापान इनके साथ, और साउथ एशियन जो कंट्रीज हैं, जो यहाँ पे बर्मा, सिंगापुर वगैरह जो सारी कंट्रीज हैं, ये सारी कंट्रीज ये सुभाष चंद्र बोस के साथ खड़ी रहती हैं। जापान वगैरह सब, बिकॉज जापान भी फाइट कर रही थी वर्ल्ड वॉर। उसके बाद 1943 में 1943 में ट्रेनिंग वगैरह प्रिपरेशन सब स्टार्ट होता है। इसी बीच सुभाष चंद्र बोस की मम्मी डेथ कर जाती हैं। फिर भी सुभाष चंद्र बोस रुकते नहीं है, थोड़ा सा भी इमोशंस को अपना समय नहीं देते हैं कि उनकी माँ डेथ की है। वो बहुत सारे रेजिमेंट्स बनाते हैं लड़ने के लिए। और उधर हमारे भारत में क्या होता है, उस समय पर 15 जनवरी 1942 को गांधी अनाउंस करते हैं कि ये हमारे बाद, मेरे बाद अगर मेरा कोई हेयर है, अगर मेरा कोई उत्तराधिकारी है तो वो नेहरू है, वो हमारे जवाहरलाल नेहरू हैं। इसके साथ साथ 8 अगस्त 1942 को क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च होता है। उस समय सारे लीडर्स बारी बारी से जेल में आ रहे थे, जा रहे थे। उसमें हमारे नेहरू जी भी थे एक, ठीक है। नेहरू जी बहुत सालों तक जेल में रहे, आई थिंक 7-8 साल तक वो जेल में रहे। सुभाष चंद्र बोस भी बहुत साल तक जेल में रहे। सुभाष चंद्र बोस का तो जीवन ही कुछ बड़ा नहीं था, ये तो 47-48 साल अपना जीवन ही जिए। इसके बाद जो भी जीवन जिए वीर के तरीके से अपना जीवन जिए। सुभाष चंद्र बोस को हम लोग उस एंगल से नहीं भारत में मानते हैं जिस एंगल से वो हमारे देश के लिए सेक्रीफाइस किए। बहुत सालों तक ना हम लोग उनको जाने, ना पढ़े, ना समझे, ना कुछ नहीं। बट आज हम लोग अब पढ़ रहे हैं, अब जान रहे हैं, समझ रहे हैं, तो उनके साथ थोड़ी सी न्याय हो रही है। बहुत सेक्रीफाइस किए सुभाष चंद्र बोस। सोचो कि कोई आईएएस बन चुका है, भारत में आकर राज कर सकता है, कोई स्विट्जरलैंड में जाकर रह रहा है, कोई अपना फैमिली बसा लिया है, सब कुछ प्री प्लान्ड है, और फिर भी इंडिया में बार बार आकर और मतलब एक राइट विंग बन रहा है, राइट विंग एक गर्म खून वाला नेता बन रहा है। तो देयर इज अ वेरी मतलब ह्यूज डिफरेंस बिटवीन द अदर लीडर्स एंड सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस जो सेक्रीफाइस किए देश के लिए वो कोई नहीं कर पाया। ऑफकोर्स भगत सिंह किए, आजाद किए, बहुत सारे लोग किए, लेकिन ये भी मतलब इसका कंपैरिजन नहीं है किसी से, ठीक है। तो ये 4 रेजिमेंट्स बनाते हैं अपने आजाद हिंद फौज का, अपने ये इंडियन नेशनल आर्मी का। पहला रेजिमेंट्स का नाम देते हैं। इनके रेजिमेंट्स में तो पहले ये बात था कि कोई रिलीजन का भेदभाव नहीं था, कोई रीजन का भेदभाव नहीं था। साउथ इंडिया से भी लोग पार्टिसिपेट करते थे, नॉर्थ इंडिया से भी रहते थे, बंगाल से भी रहते थे, हर जगह से लोग रहते थे, हर जात के लोग रहते थे। जेंडर पर कोई बायसनेस नहीं था। वीमेन को भी अपने आर्मी में शामिल किया। पहली बार वीमेन आर्मी में शामिल हो रही है, इंडियन आर्मी में शामिल हो रही है, वो हमारे सुभाष चंद्र बोस कर रहे हैं। तो एक रेजिमेंट का ये नाम देते हैं झांसी की रानी रेजिमेंट्स, दूसरी रेजिमेंट का नाम देते हैं गांधी रेजिमेंट, और तीसरे रेजिमेंट का नाम देते हैं नेहरू रेजिमेंट।
सोचो नेहरू से इनका कितना लगाव रह रहा है कि उनके नाम पर ये रेजिमेंट बनाते हैं हजारों किलोमीटर दूर। आज हम लोग नेहरू गांधी, नेहरू बोस वगैरह करते रहते हैं, लेकिन उन लोगों में कितना प्रेम था और कितना रिस्पेक्ट था एक दूसरे के लिए। हम लोग को ये सोचना होगा, समझना होगा और फिर कोई कमेंट करना होगा। और 4th रेजिमेंट का ये नाम देते हैं आजाद, चंद्रशेखर आजाद के नाम पर ये रेजिमेंट होता है। धीरे धीरे ये अपना आर्मी लेकर इंडिया की तरफ बढ़ते रहते हैं और इनका प्लान ये रहता है कि 50,000 सोल्जर्स जब आप इधर से नॉर्थ ईस्ट से एंट्री करेंगे, इधर से एंट्री करेंगे 50,000 सोल्जर्स, तो जो हमारे अंदर के सोल्जर्स हैं उन भी ब्रिटिशर्स को छोड़कर हम लोगों को ज्वाइन कर लेंगे और एक खून के अंदर थोड़ा सा गर्मी मिलेगा लोगों को। इंडिया में नया एकदम मोटिवेशन मिलेगा और सब कोई लड़ेगा अंग्रेजों के खिलाफ। और उस समय क्विट इंडिया मूवमेंट भी चल रहा था, तो मतलब एक अच्छा माहौल बना हुआ था। बैटल ऑफ इम्फाल होता है, बैटल ऑफ इम्फाल होता है और वो जीत जाते हैं और वहां पर जाकर अपना पहला तिरंगा लहराते हैं सुभाष चंद्र बोस के रेजिमेंट्स के लोग। अब फिर 6 जुलाई 1944 को रेडियो पे जाकर और संबोधन करते हैं और बोलते हैं कि आई एम स्पीकिंग सुभाष चंद्र बोस, और फिर जो भी उनको मोटिवेट करना होता है सब कुछ बोलते हैं। और वहीं पे पहली बार बोलते हैं फादर ऑफ नेशन महात्मा गांधी। महात्मा गांधी को पहली बार सुभाष चंद्र बोस बोलते हैं फादर ऑफ नेशन। फिर अनफॉर्चुनेटली मानसून होने लगता है और जब मानसून का टाइम होता है, आपको पता ही है जुलाई में मानसून चालू हो जाता है और नॉर्थ ईस्ट में तो बहुत बारिश होती है, मेघालय में तो सबसे ज्यादा बारिश होती है इस दुनिया में। तो वहां का टेरेन बहुत ही ये हो जाता है, कीचड़ हो जाता है। अब वहां कीचड़ हो रहा है तो वहां पे जो सोल्जर्स हैं फिसलने लग रहे हैं, स्लमी हो जा रहा है, सुसी हो जा रहा है। इसके साथ साथ 10 जुलाई 1944 को जापान बैकआउट कर ले रहा है, बोल रहा है कि अब मैं सपोर्ट नहीं कर सकता हूं। अब वहां से इन लोगों का खाना पीना का जो भी उधर से आ रहा था अनाज वगैरह, उसको आना मतलब वो नहीं आ पा रहा है, दिक्कत हो जा रहा है। उधर से ब्रिटिशर्स अटैक कर रहे हैं एयरफोर्स से, अब सब जगह से घिरते चले जा रहे हैं, मौसम साथ नहीं दे रहा है। तो ये लोग थोड़ा सा कुछ देर के लिए पीछे हटता है लोग, थोड़ा सा मानसून को जाने के लिए। तब तक उसके बाद अगस्त 1945 को एक प्लेन क्रैश में न्यूज आता है कि सुभाष चंद्र बोस नहीं रहे इस दुनिया में। अब इनके डेथ के ऊपर बहुत सारे अलग अलग थीसिस है, थियरी है, लेकिन जब ये न्यूज आता है तो बताया जाता है, ऐसे राइटर्स लिखते हैं कि नेहरू बहुत फुट कर रो रहे थे और बोल रहे थे कि हम अपना भाई और अपना एक दोस्त, बहुत गहरा दोस्त खो दिए। तो आप उनके लव को, बॉन्ड को समझ सकते हो कितना डीप उनका लव और बॉन्ड था। इसके साथ साथ बहुत सारे थियरीज हैं, थेसिस हैं कि बहुत दिनों तक सुभाष चंद्र बोस गुमनामी बाबा के तौर पर जी रहे थे हमारे देश में। कुछ लोग बोलते हैं कि पीएम के रेस में सबसे ये आगे थे, इसलिए इनको मार दिया गया, इनको खत्म कर दिया गया। बहुत सारे इस पे आप थेसिस और थियरी देख सकते हो, लेकिन आप बोलेंगे कि जो आप मन वो विश्वास करो, कुछ भी इनका प्रूफ नहीं है, ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है इनके डेथ के ऊपर। और इसके साथ साथ मैं 2 चीज सजेस्ट करना चाहूंगा, प्लीज इनके डॉटर के बारे में थोड़ा जानो समझो, देखो इनकी डॉटर अभी जिंदा है और वो भारत आते रहती हैं। अभी हाल ही में सुभाष चंद्र बोस का एक स्टैचू हम लोग लगाए हैं, कहाँ पे, तो दिल्ली में इंडिया गेट के पास लगाए हैं, बहुत सुंदर है। कभी आप दिल्ली जाओ तो उसको जरूर देखो। इसके साथ साथ कभी भी आप कलकत्ता में जाओ, बंगाल में जाओ तो इनके म्यूजियम्स को घूमो, इनके घर को जाओ, देखो, समझो, इन पे 1-2 किताबें पढ़ो, द इंडियन स्ट्रगल पढ़ो, इन पे एक मूवी बनी है, वो मूवी आप जरूर से जरूर देखना। तो ये था हमारे सुभाष चंद्र बोस और नेहरू के बारे में। नेहरू उसके बाद अपना देश आजाद होता है तो प्रधानमंत्री बनते हैं, फिर वो बहुत सारे रिवॉल्यूशन करते हैं भारत में, हमारे एम्स बनाते हैं, उसके बाद आईआईटीज बनाते हैं, आईएम बनाते हैं, एजुकेशन सिस्टम, इंडस्ट्री थोड़ी बहुत लगाते हैं, और क्या क्या करते हैं। कभी हम लोग डिस्कवरी ऑफ इंडिया पढ़ेंगे या फिर नेहरू पे कोई स्पेशल किताब पढ़ेंगे तो उस पर बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलेंगे एक नए किताब के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।